Hi, I am Deepika, your opto educator. I am here to help you crack exams like AIMCRA, RRB, and other ophthalmic exams. So let's get started with question number 1. Question number 1. Which corneal layer contain the highest density of sodium potassium ATPase pump? इसमें पूछा गया है कि कॉर्निया की किस लेयर में सोडियम पोटेशियम पंप की सबसे ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है. ऑप्शंस आर एपिथेलियम, बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, एंडोथेलियम. सो द करेक्ट आंसर इज डी, एंडोथीलियम. और ऐसा क्यों है? देखिए, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है, हमारी कॉर्निया को और भी ज़्यादा क्लैरिटी देता है. अगर सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो फेल हो जाएगा तो क्या होगा, कॉर्नियल इडिमा हो जाएगा. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दो तरीके से कॉर्निया दी गई है. पहला है कि हेल्दी कॉर्निया है एंड सेकेंड वन इज कॉर्नियल इडिमा. ठीक, अब यहाँ जो हेल्दी कॉर्निया है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कॉर्नियल इडिमा है इसमें तो सोडियम पोटेशियम पंप कैसा है, खराब हो गया है या फेल हो गया है. इसलिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, स्वेलिंग दिखाई गई है. सी दिस, स्वेलिंग हो गया है कॉर्निया में. ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पंप है ना ये अगर फेल हो जाए तो कॉर्नियल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, कॉर्नियल इडिमा देखने को मिलेगा और क्लैरिटी लूज हो जाएगी. सोडियम पोटेशियम पंप का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ये एंडोथीलियम में मिलता है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज कि ये हमारी कॉर्निया को क्लैरिटी देता है. और अगर सोडियम पोटेशियम पंप फेल हो जाएगा तो हमारी कॉर्निया कैसी हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी. हमारी कॉर्निया स्वेलअप हो जाएगी, उसकी क्लैरिटी लूज हो जाएगी, उसमें इडिमा हो जाएगा. तो ये 3 पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं. द सिरेंटन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल इनर्वेशन स्टेट्स दैट. ऑप्शंस आर synergistic muscle get equal innervation. Option B, increased innervation to an agonist caused equal inhibition of the antagonist. Option C, both eye receive equal innervation for version movement. Option D, extraocular muscle have no sympathetic supply. So the correct answer is B, increased innervation to an agonist cause equal inhibition to the antagonist. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिरेंटन लॉ, ये लॉ क्या होता है. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये एक मोनोऑकुलर कोऑर्डिनेशन है. यानी कि सिरेंटन लॉ क्या है, इसमें अगर कोई पेशेंट है, कोई पर्सन है जिसे राइट देखना है, ठीक है, अगर वो राइट देखना चाहता है तो उसकी कौन कौन सी मसल वर्क करेंगी, हम एक आंख की बात ले रहे हैं यहाँ पे. तो अगर वो राइट देख रहा है तो उसका राइट लेटरल रेक्टस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. और राइट मीडियल रेक्टस क्या होगा, रिलैक्स होगा. राइट लेटरल रेक्टस है वो क्या है, एगोनिस्ट है. और जो हमारा मीडियल रेक्टस है वो क्या है, एंटागोनिस्ट है. और इसी सबको हम कहते हैं सिरेंटन लॉ. यही एक लॉ है कि जब हमारी आंख किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखती है तो उसकी मसल भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती हैं. जैसे कि दोनों ने काम अपोजिट किए हैं लेकिन दोनों का मोटिव सेम था कि उनको राइट ही देखना था, राइट देखने के लिए उन्होंने अपोजिट वर्क किया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मसल इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द वॉलेंट्री विंक. Options are LPS muscle, palpebral part of orbicularis oculi, orbital part of orbicularis oculi, या फिर लास्ट ऑप्शन इज corrugator supercilii. So the correct answer is C, orbital part of orbicularis muscle. Let's see the explanation. जो हमारे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा पैल्पेब्रल पार्ट होता है, एक हमारा ऑर्बिटल पार्ट होता है. ठीक, पैल्पेब्रल पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मल ब्लिंकिंग के लिए, जबकि जो ऑर्बिटल पार्ट होता है क्लोजर के लिए, यानी कि फोर्सफुल क्लोजिंग ऑफ आई. यानी जब हम स्क्वीजिंग करते हैं, अपनी आंखें जबरदस्ती बंद करते हैं, वहां पर कौन सा पार्ट यूज होता है, ऑर्बिटल पार्ट यूज होता है. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ adult human orbit is approximately. Options are 10 cc, 30 cc, 50 cc, 70 cc. So the correct option is B, 30 cc. जो हमारा पूरे ऑर्बिट का वॉल्यूम है वो कितना है, 30 cc है. और ये एक फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, ये 30 cc वॉल्यूम होता है और 7 ग्राम्स की हमारी बॉल होती है, 7 cc आई बॉल होती है. इसमें 7 cc क्यों लिखा हुआ है, वैसे तो 7 ग्राम्स की हमारी आई बॉल होती है, बट यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो 30 cc है, ठीक है, 30 cc में 7 cc हमारी आई बॉल कवर करती है और बाकी का पार्ट या बाकी का वॉल्यूम कौन कवर करता है, हमारी मसल्स हो गई, ठीक है, फैट हो गया, ये सारी चीजें क्या कवर करती हैं, बाकी का वॉल्यूम कवर करती हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्वस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय द सिलरी प्रोसेस वाया. एक्वस ह्यूमर इज सिक्रीटेड बाय द सिलरी प्रोसेस वाया. सो द ऑप्शंस आर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ओनली, एक्टिव सिक्रीशन ओनली, एक्टिव सिक्रीशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, फिर लास्ट ऑप्शन इज ऑस्मोसिस.
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्टिव सिक्रीशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। अब आंसर सी क्यों सही हुआ, तो सबसे पहले तो आपको बताया जाए कि जो हमारा एक्वस सिक्रीशन है ये एक ट्रिपल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ट्रिपल प्रोसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्वस सिक्रीशन एक ट्रिपल प्रोसेस है। तो बाकी के सारे ऑप्शंस तो पहले ही रॉन्ग हो गए। एक्वस सिक्रीशन क्या है? एक ट्रिपल प्रोसेस है जिसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और एक्टिव सिक्रीशन, ये सारे तीनों प्रोसेस आ जाते हैं। यहाँ पर जो एक्टिव सिक्रीशन है वो इंजन है, यानी कि वो एनर्जी यूज करता है। ठीक है, एक्टिव सिक्रीशन एनर्जी यूज करता है, जबकि अल्ट्राफिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन एक पैसिव प्रोसेस हैं जो कि एनर्जी यूज नहीं करते। तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द पावर ऑफ आई इज 60 डायप्टर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33, व्हाट इज द इंटीरियर फोकल लेंथ f1? यहाँ पे आपसे फोकल लेंथ पूछा गया है, इंटीरियर फोकल लेंथ। सो द ऑप्शंस आर 15.1 mm, 16.6 mm, 22.2 mm, 24.1 mm. So the correct answer is B, 16.6 mm. Let's see the explanation. आपको एंटीरियर फोकल लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया है। F1 इज इक्वल्स टू -1000/P। यहाँ पर जो F1 है वो क्या है? F1 इज फोकल लेंथ जो आपको निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे -1000 आपको एज इट इज रखना है। P इज फॉर पावर, अभी आपको ऊपर दिया गया था ना 60 डायप्टर, ठीक है। वहां पर अब आप सोचेंगे कि उस क्वेश्चन में तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया गया था, तो वो आपको एज अ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। हमारा जो आंसर है आप यहाँ पे रख के वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 16.6 mm. So the next question is, a patient has a prescription of -10 diopter sphere or vertex distance is 12 mm. What is the power required for contact lens? Most important question. Options are -9.00 diopter, -11 diopter, -8.85 diopter, -11.25 diopter. So the correct option is C, -8.85 diopter. Let's see the explanation. आप स्पेक्टिकल से कहाँ चेंज कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट लेंस में पावर को चेंज कर रहे हैं। तो आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि जब भी माइनस लेंस जो है वो आप कॉन्टेक्ट लेंस में प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी पावर और कम हो जाएगी, और अगर वो लेंस पॉजिटिव है, उसकी पावर पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव पावर और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पर आपको जो एफ स्पेक्टिकल था वहां पे आप स्पेक्टिकल की पावर पुट करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। वर्टेक डिस्टेंस बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि जो वर्टेक डिस्टेंस आपको 12 mm दे रखी है उसको एज इट इज पुट कर देते हैं, जबकि आपको उसे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। क्या करना है? सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद में आपको उस फॉर्मूले में उसको पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी OCT यूज्ड व्हिच प्रिंसिपल टू क्रिएट 3D इमेज? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि OCT कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है 3D इमेज के लिए? ऑप्शंस आर अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन, लो कोहेरेंस, इंटरफेरोमीटर, मैग्नेटिक रेजोनेंस या फिर फ्लोरेसेंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लो कोहेरेंस इंटरफेरोमीटर। OCT हमारा बिल्कुल अल्ट्रासाउंड की तरह होता है, जबकि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? साउंड वेव्स का यूज करते हैं। उसमें हम लोग साउंड वेव्स का यूज करते हैं, जबकि जो OCT होता है उसमें हम लाइट का यूज करते हैं। किस टाइप की लाइट हम यूज करते हैं? इंफ्रारेड लाइट। इसका प्रिंसिपल क्या है? इंटरफेरेंस। इसका प्रिंसिपल है लो कोहेरेंस इंटरफेरेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लाइट वेव्स होती हैं वो मेजर करती हैं टिश्यू थिकनेस को माइक्रोन मीटर में। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज OCT. So the next question is, the angle kappa is the angle between. बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। So the options are visual axis and pupillary axis, optical axis and visual axis, या फिर visual axis and fixation axis. Last option is pupillary axis and optical axis. So the correct option is A, visual axis and pupillary axis. ये हमारा जो है ये pupillary axis है, ठीक है, और ये फोविया से जो आ रहा है ये हमारा विजुअल एक्सिस है, और इन दोनों के बीच का जो हमारा एंगल होता है इसी को एंगल कप्पा कहते हैं, ठीक है। विजुअल एक्सिस और पिपिलरी एक्सिस के बीच का एंगल ही एंगल कप्पा कहलाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ लो विजन पेशेंट इफ द विजन इज 6/60, व्हाट इज द रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन टू रीड 6/6? यानी कि जो लो विजन पेशेंट है उसका विजन कितना है? 6/60 उसका विजन है, अभी उसको देखना कितना है? 6/6 देखना है, तो उसको कितना मैग्निफिकेशन देना पड़ेगा? ऑप्शंस आर 2x, 5x, 10x एंड 20x. So the correct option is 10x. Why? Let's see. देखिए जो लो विजन पेशेंट है वो पेशेंट क्या देख रहा है? 60 साइज लेटर देख रहा है।
अगर हम उसे 6 साइज लेटर दिखाना चाहते हैं तो हमें जो 6 साइज लेटर है उसको 10 टाइम्स बिगर करना पड़ेगा, 10 टाइम्स बड़ा करना पड़ेगा। तो हम उसे 10 टाइम्स जब बड़ा कर ही रहे हैं तो हम उसे 10x का पावर दे देंगे, 10x मैग्निफिकेशन देंगे, तो जो 6x का लेटर है, आई मीन 6 साइज का लेटर है, वो 60 साइज के लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेरी रेड स्पॉट एट द मैक्यूला इज सीन इन। चेरी रेड स्पॉट मैक्यूला पे किस में देखने को मिलता है? CRVO, CRAO, CSR। So the correct option is CRAO. Let's see the explanation. देखिए, चेरी रेड स्पॉट जो है वो CRAO में देखने को मिलता है, यानी कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन। इस केस में हमें चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है, जिसमें जो होल रेटिना है वो कैसी होती है? वाइट हो जाती है, वाइटिश हो जाती है, क्योंकि लैक ऑफ ब्लड होता है, ब्लड की कमी होती है। लेकिन जो फोविया है वो क्योंकि बहुत पतला होता है फोविया, जिसकी वजह से पीछे का जो कोरॉइड है वो उसके बाहर से दिखता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक चेरी रेड स्पॉट क्रिएट हो गया है। जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये चेरी रेड स्पॉट है। So the next question is इशियारा plates are specifically designed to detect। इशियारा प्लेट्स क्या डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन की जाती हैं? ऑप्शंस आर ब्लू येलो डिफेक्ट, कंजेनाइटल रेड ग्रीन डिफेक्ट, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, या फिर ओनली रेड कलर। So the correct option is B, congenital red green defect. So the next question is which test is most specific for detecting macular hole? Macular hole को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन आर एम्सलर ग्रेड, विट्स एलन साइन ऑन स्लिट लैम्प, गोनियोस्कोपी एंड शिमर टेस्ट। So the correct answer is B, विट्स एलन साइन ऑन स्लिट लैम्प। लाइट जो है वो आप मैकुलर होल पे डालते हैं तो क्या मिलेगा आपको? जो बीम है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिलेगी, ब्रेक मिलेगी, या फिर पतली हो जाएगी मिडिल में। ठीक है, ये सारे साइंस हैं कि आपका जो मैकुला है वहां पर होल हो गया है। देखो फोटो में भी दिख रहा है आपको, नॉर्मल रेटिना है एक तरफ और एक तरफ हमारा मैकुलर होल है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैकुलर होल, तो ये आपका मैकुलर होल है। ये इस तरीके का आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि ये मैकुलर होल है। और विट्स एलन साइन क्या होते हैं कि आप रेटिना पे फोकस करेंगे, मैकुला पे फोकस करेंगे, या तो वो ब्रेक हो जाएगी या फिर वो पतली हो जाएगी, वो प्रॉपर नहीं दिखेगी या फिर प्रॉपर स्ट्रेट नहीं रहेगी। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडॉक्स विंग टेस्ट इज यूज टू मेजर। मेडॉक्स विंग टेस्ट इज यूज टू मेजर व्हाट? ऑप्शंस आर फोरिया फॉर डिस्टेंस, फोरिया फॉर नियर, टॉर्शन, या फिर स्टीरियोप्सिस। So the correct option is फोरिया फॉर नियर। देखिए मेडॉक्स विंग जो है ये क्या डिटेक्ट करता है? ये आपका फोरिया डिटेक्ट करता है, नियर फोरिया। ठीक है, ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, आप इसको हाथ में, यहाँ से ये एक हैंडल है, ठीक है, इस हैंडल को आप अपने हाथ में पकड़ते हैं, ये आपका आई पीस होता है, यहाँ पे आप अपनी आई रखते हैं, पेशेंट की आई होती है, और यहाँ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को फोरिया है या नहीं है, या कितना है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज The drug of choice for treating acute angle closure glaucoma initial management is। Options are latanoprost, atropine, IV acetazolamide and mannitol, या फिर pilocarpine immediately। So the correct option is C, IV acetazolamide and mannitol। Why this is correct? Let's see। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पाइलोकार्पिन को आंसर करेक्ट किया होगा, पाइलोकार्पिन सेलेक्ट किया होगा, बट ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि पाइलोकार्पिन हम 40 mmHg से कम के प्रेशर में डालते हैं। यहाँ पे आपको जब पहले ही बता दिया गया है कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इमीडिएटली उनको कुछ करना था, तो उस इमीडिएट कंडीशन है, दैट मीन्स कि आईओपी बहुत इंक्रीज हुआ होगा, और बहुत इंक्रीज आईओपी 40 mmHg से ज़्यादा ही होगा मेनली। ठीक है, तभी वो इमरजेंसी की कंडीशन है। तो यानी कि पाइलोकार्पिन तो करेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे हम पाइलोकार्पिन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो आइरिस होगा वो पैरालाइज्ड है। यहाँ पे IV एसिटाजोलामाइड और मैनिटॉल देंगे, क्योंकि जो हमारा एसिटाजोलामाइड है ये सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जा करके स्टॉप करता है फ्लूइड के प्रोडक्शन को, और यहाँ पे जो मैनिटॉल है वो एक स्पॉन्ज की तरह वर्क करता है, जो बाकी एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या करेगा? सकआउट कर जाएगा, बाहर निकाल देगा आईबॉल से थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि IV एसिटाजोलामाइड एक टैप टर्नर है। जब बाल्टी भर जाती है तो हम बाल्टी हटाने की जगह पाइप बंद करते हैं, टैप को बंद कर देते हैं। ठीक है, अगर बाल्टी हटाते जाएंगे, जितने भी हम बकेट बाहर बाद में लगाते जाएं, लेकिन पानी तो जब निकल ही रहा है तो क्या फ़ायदा?
तो यानी कि सबसे पहला काम तो हमें टैप बंद करना है। तो जितना प्रेशर बढ़ रहा है, हम कितना भी कोई मेडिसिन ले लें, अगर प्रेशर नहीं कम होगा तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एसिटाजोलामाइड क्यों लेंगे, ताकि प्रेशर कम हो, बहुत एकदम इंस्टेंट आपका प्रेशर ड्रॉप होगा। और मैनिटॉल क्या करेगा, मैनिटॉल एक्सेस वाटर को सकआउट करके आई बॉल से बाहर फेंक देगा, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये जो इमेज है वो किस एंगल क्लोजर ग्लूकोमा की है, और ये नॉर्मल आई है, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच।